नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सबसे पहले खबर छतरपुर से। भीड़ में ईशानगर थाने पर भीड़ ने पथराव कर दिया। महिला की बता दें आपको मौत हो गई थी और इसके बाद पूरा मामला सामने आया है। परिजनों ने रेप कर हत्या के आरोप लगाए थे। आरोपी पर मामला दर्ज करने के लिए परिजनों ने चक्का जाम किया था। 5 दिनों पहले महिला का फांसी पर लटका हुआ शव बरामद हुआ था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये खबर छतरपुर से है, मध्य प्रदेश के, जहां भीड़ ने ईशानगर थाने पर पथराव कर दिया है और महिला की दरअसल मौत हो गई थी। परिजनों ने रेप कर हत्या के आरोप लगाए थे। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या ये पूरा मामला था और अभी क्या स्थिति? बताया जा रहा है कि थाने को निशाने पर लिया गया, पथराव कर दिया गया है। जी, अभी की जो हालात है वहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारी भीड़ जो वहाँ पर लगातार जो है थाने के बाहर इकट्ठी हो रही है। पूरा मामला ईशानगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर करीब 5 दिनों पहले एक महिला का फांसी पर लटककर को शव मिला था और उसके बाद जो परिजन थे उनका ये आरोप था कि गाँव के कुछ दबंग है, उनके द्वारा रेप की वारदात को इसके साथ अंजाम दिया गया, जिसके आज जाने के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। पूरे मामले में लगातार जो परिजन है उनका ये कहना था कि इनके ऊपर रेप और हत्या का मामला दर्ज किया है। इसी को लेकर वह बार बार थाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि पूरा जो मामला है, जो पीएम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि रेप की अगर पुष्टि होती है तो बिल्कुल जो है पूरा रेप और हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन परिजन लगातार पुलिस पर यह प्रेशर बना रहे थे कि जो है तत्काल FIR की जाए। उसी को लेकर आज फिर से उन्होंने चक्का जाम कर दिया और जब पुलिस ने चक्का जाम हटाने का प्रयास किया तो जो ग्रामीण थे और जो परिजन थे आक्रोशित हो गए। सैकड़ों की संख्या में उन्होंने थाने में जो है पथराव कर दिया। हालांकि इसमें कोई कुछ चोटें नहीं हुआ है। एक तो युवक जो है मामूली चोटें आई हैं, लेकिन सारे पुलिसकर्मी जो है अभी सेफ बताया जा रहा है। वहीं भारी पुलिस बल वहां पर मौके पर पहुंच गया है और स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास जारी है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुनील, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब खबर रायपुर से, जहां फिलहाल अभी बसें नहीं चलेंगी। बस ऑपरेटर्स और सरकार के बीच अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। परिवहन मंत्री से चर्चा बेनतीजा रही है। ऑपरेटर्स ने कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो बस संचालित नहीं करेंगे, बसों को नहीं चलाएंगे। तो फिलहाल अभी भी बसें नहीं चलने जा रही हैं। बस ऑपरेटर्स और सरकार के बीच अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। छत्तीसगढ़ में परिवहन मंत्री से लंबी चर्चा हुई बस ऑपरेटर्स की, लेकिन इसके बावजूद ये चर्चा और बातचीत बेनतीजा ही रही है। ऑपरेटर्स ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक अब वो बस सड़कों पर नहीं उतारेंगे। अवधेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, परिवहन व्यवस्था, ये कहें कि अभी भी हरी झंडी नहीं मिल पाई है। परिवहन जो बस ऑपरेटर्स हैं अभी भी बसें चलाने को तैयार हैं नहीं। ऐसी कौन सी मांगे हैं जिन पर अभी भी बात फंसी हुई है, अड़ा हुआ है मैटर? बिल्कुल, देखिए, बस परिवहन संघ के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ, हम सीधे इनसे चर्चा करते हैं। क्या लगता है कि आज की बैठक नतीजा या बेनतीजा? आज की बैठक में हमको माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है और आश्वासन का अर्थ ये है कि अधिकारियों से चर्चा और कैबिनेट में बैठक करके चर्चा, बस इतना ही आश्वासन है। तो हमको कोई ऐसा ठोस आश्वासन अभी तक नहीं मिला है कि हम अपने निर्णय पे आगे कुछ नया निर्णय ले सकें। प्रमुख मांग में क्या शामिल है जिससे बातचीत नहीं हो पा रही, चर्चा नहीं हो पा रहा है? प्रमुख मांगों में है 6 महीने टैक्स समाप्त किया जाए, बिल बेस के आधार पर टैक्स न लगाया जाए, डीजल में से वेट जो लगा है उसके कम ज्यादा के हिसाब से किराया तय किया जाए, एम फार्म के फार्म फीस जो है बहुत ज्यादा है उसको कम किया जाए। पिछले कई दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं। पहली बार मुलाकात नहीं, उससे पहले भी मुलाकात हुई, शासन स्तर पे बातचीत हुई, कुछ कैबिनेट में निर्णय भी लिया गया, लेकिन फिर भी आप लोग क्यों नहीं मान रहे? क्या प्रमुख मांग में और क्या शामिल है? भाड़े को लेकर भी आप लोग बातचीत कर रहे हैं? देखिए, कोरोना एक ऐसी समस्या है जो महामारी है, जिसमें ना तो बस मालिक जिम्मेदार है, ना आम नागरिक जिम्मेदार है, ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। ये एक प्राकृतिक आपदा है जिससे हम बस मालिक जो है ग्रसित हुए हैं और चूंकि शासन और जनता के बीच हम बस संचालक एक कड़ी हैं और जनता की सेवा का कार्य हम शासन के माध्यम से योजना के तहत कर रहे हैं। अब कोरोना काल में एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है
जहां हम वाहन संचालन के लिए अक्षम है। अक्षम कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास सवारियों की गिनती नहीं है। जब तक 20 सीट्स, अगर कोई गाड़ी 20 सीटर पासिंग है उसमें 21 सीट नहीं बैठती, तब तक हम लोगों की प्रॉफिट नहीं निकलती। क्योंकि आज डीजल का आप देखिए 15 दिन 20 दिन पहले डीजल का रेट 60 रुपए था, आज 80 काफी बढ़ गया। प्रशांत हमारे साथ अध्यक्ष भी हैं बस महासंघ परिवहन संघ के। ये क्या लगता है कि मांग पूरी होगी नहीं होगी? छत्तीसगढ़ में बस कब तक चलेगी? भाई इस संबंध में मैं क्या बता सकता, कोई अंतर्यामी तो हो नहीं। हमारी जो मांगे थी, जो कठिनाइयां थी, हमने मंत्री जी के समक्ष रख दी और मंत्री जी ने, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी गंभीरता से हमारी बात सुनी और कहा कि मैं इसमें चर्चा करके जल्द से जल्द कोई मार्ग निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये तय है कि हम बस चलाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण न तो कोई ट्रैफिक निकल रहा है, न सवारी है। डीजल 13 रुपए 14 रुपए लीटर बढ़ गया है। एक एक ट्रिप हमने चलाया जिसमें 100 किलोमीटर का अगर वो डिस्टेंस है तो हम 3-3, 4-4 हजार रुपए डीजल का अपनी जेब से दिए हैं। तो आज हम वो स्थिति में नहीं है कि हम गाड़ी चला सके, असमर्थ हम चाह के भी गाड़ी नहीं चला सकते। अन्य राज्यों से भी कागज की कुछ मांग की गई है, क्या कागज है, क्या आप लोग लेके आएंगे? के फार्म एम फार्म की जो बात है, के फार्म एम फार्म में हमारे यहाँ 2013 में 10,000 रुपए, मात्र 10 रुपए फीस थी। समस्याएं बढ़ा के सीधा 1,000 दोनों तरफ से हैं, सवाल भी हैं और ट्रांसपोर्टर्स की भी अपनी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं जिनके मद्देनजर शायद अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। देखना होगा सरकार आने वाले वक्त में क्या इस पर और विचार करती है, क्या फैसला लेती है। जो मांगे अगर ट्रांसपोर्टर्स के जरिए की जा रही हैं उनमें कोई और विकल्प तलाशा जाता है या नहीं जाता। शुक्रिया अवधेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, उधर रायपुर से खबर है, मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक खत्म हो गई। समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदने के लिए पंजीयन किया जाएगा। 17 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक ये रजिस्ट्रेशन होगा। पंजीकृत किसान को ही राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिलेगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो ये बड़ी खबर है, रायपुर से मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक खत्म हो गई है और समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदने के लिए पंजीयन होगा। साथ ही 17 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक ये रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पंजीकृत किसान को ही राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिलेगा और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। तो एक बार फिर आपको बता दें जो महत्वपूर्ण बात है इस बैठक की, मंत्रिमंडलीय उपसमिति की समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदेगी सरकार और इसके लिए पंजीयन भी किया जाएगा और ये पंजीयन 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक होगा इसी वर्ष। और हालांकि जो पंजीकृत किसान हैं उन्हीं को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ दिया जाएगा। तो समर्थन मूल्य पर ही अब धान और मक्का खरीदने की तैयारी है छत्तीसगढ़ सरकार की, ताकि किसानों के लिए दिक्कतें ना हो और हर मुमकिन कोशिश भी होती है ज्यादा से ज्यादा किसानों का मक्का और धान खरीदा जाए। और एक बार फिर से इस के संबंध में बैठक हुई, उसमें फैसला लिया गया है कि समर्थन मूल्य पर ही धान और मक्का सरकार खरीदेगी। 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा और जो पंजीकृत किसान हैं उन्हें ही राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिलेगा। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, धान और मक्का समर्थन मूल्य पर खरीदने की सरकार का फैसला है, ये हम इसे किसानों के लिए बड़ी राहत माने और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी जल्दी शुरू होने जा रहा है। देखिए प्रशांत, एक किसानों के लिए राहत भरी खबर है और जिस तरह से इस बार मक्का भी समर्थन मूल्य के उस पर खरीदा जाएगा और इसके लिए जो पंजीयन कराने की तारीख जो 17 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक इस निर्धारित किया गया है और जो किसान पंजीयन कराएंगे, जिस तरह से राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो सरकार चला रही है, जिनको किसानों को जो लाभ दिया जा रहा है इस योजना के तहत, जो पंजीकृत किसान होंगे उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस बार 85 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य इस बार सरकार ने रखा है और व्यवस्था के लिए जूट कमिश्नर को इसके लिए जो बोरा होता है जिसमें भरा जाता है धान, उसके लिए व्यवस्था करने के लिए जो कमिश्नर हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो पुराने बारदाने हैं उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भी 12 रुपए से लेकर 15 रुपए प्रति बोरा के हिसाब से उसकी दर को भी निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से जो आज
जो मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई है, इसमें काफी महत्वपूर्ण ये निर्णय लिए गए हैं। और साथ ही जो राजस्व विभाग के माध्यम से जो किसानों की जो भूमि है, रकबा खसरा है, उसके लिए भी तहसीलदारों को इसका पंजीयन कराने के लिए किसानों कितना रकबा है, किसानों का जो धान या जिन्होंने मक्का, जो धान और मक्का बोए हैं किसान, तो उनके लिए भी निर्देश तहसीलदारों को दिए गए हैं। बिल्कुल। एक सवाल और भी है सुरेंद्र, जो पंजीकृत किसान, इसमें कहा गया कि पंजीकृत किसानों को ही राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिलेगा। बहरहाल सुरेंद्र बता रहे हैं कि ये बहुत राहत भरी खबर है। मक्का भी समर्थन मूल्य पर खरीदने की तैयारी सरकार ने इस बार कर ली है। शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। आरएसएस प्रमुख के दौरे पर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है। हमारे कामों की प्रदेश की आरएसएस इकाई ने तारीफ की है। संघ प्रमुख बीजेपी से जुड़े लोगों को भी इस बारे में सुझाव देंगे। 15 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं मोहन भागवत। स्वयंसेवकों और बीजेपी नेताओं से भी वो 2 दिनों के इस दौरे में मुलाकात करेंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं और आरएसएस प्रमुख के दौरे पर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है। उनका कहना है कि हमारे कामों की प्रदेश की आरएसएस इकाई ने तारीफ की है। संघ प्रमुख बीजेपी से जुड़े लोगों को भी इस बारे में सुझाव देंगे। तो रविंद्र चौबे का बयान है आरएसएस प्रमुख के दौरे पर। उधर कोंडागांव में एक बार फिर से महतारी एक्सप्रेस 102 के ड्राइवर और कर्मचारी ने मानवता की मिसाल पेश की है। महतारी एक्सप्रेस के ड्राइवर और कर्मचारी ने प्रसव पीड़िता को कांवड़ में बैठाकर 2 किलोमीटर पैदल वो चले और पीड़ित को एम्बुलेंस तक लेकर आए। ये पूरा मामला कोंडागांव जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र अरेंडवाल का है, जहां तक जो महतारी एक्सप्रेस है वो नहीं पहुंच पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि कंधे पर टांग कर जो प्रसूता है उसको लेकर आए वाहन तक। महतारी एक्सप्रेस 102 के ड्राइवर और कर्मचारियों की ये एक बार फिर मानवता की मिसाल नजर आई। महतारी एक्सप्रेस के ड्राइवर और कर्मचारी ने प्रसव पीड़िता को कांवड़ में बैठाकर 2 किलोमीटर तक वो पैदल चले और पीड़िता को एम्बुलेंस तक लेकर आए। कोंडागांव से ये तस्वीरें सामने आई हैं और महतारी एक्सप्रेस के ड्राइवर और कर्मचारी का ये मानवीय पहलू इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल प्रसूता के लिए महतारी एक्सप्रेस पहुंची थी, लेकिन चूंकि गांव तक नहीं पहुंच पा रही थी, नतीजा ये हुआ कि कई किलोमीटर चलकर जो महतारी एक्सप्रेस का ड्राइवर और कर्मचारी थे लेकर आए। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन ये मिसाल भी है अपने आप में कि ड्राइवर और कर्मचारी वाहन तक प्रसूता को लेकर आए, कांवड़ में बैठाकर कई किलोमीटर पैदल भी चले। ये प्रशांत जी देखिए, बता दूं कि ये संवेदनशील क्षेत्र का मामला है अरणवाल का, जहाँ पे गांव पे प्रसूता को पीड़ा हो रही थी, प्रसव पीड़ा हो रही थी। और जब उन्होंने गांव वालों ने एक महतारी एक्सप्रेस वालों को फोन किया था, वहां पे पहुंचे तो गांव के पहले एक हथकली नदी है जहां पर पुल नहीं बना है। तो पुल में भी बारिश का समय है, पानी है, तो गाड़ी वहां पर नहीं जा पाई, तो जिसके कारण फिर आखिरी में कर्मचारियों ने महिला को किसी भी तरीके से अस्पताल पहुंचाने की ठान ली और उसको कांवड़ में बैठाकर 2 किलोमीटर पैदल चले। ये वाकई में एक बड़ी मानवता वाली बात है और तारीफ काबिल है कि इस तरीके से उन्होंने अपने मानवता का परिचय दिया और पीड़िता को अस्पताल तक पहुंचाया, जहाँ पे जच्चा और बच्चा दोनों। जी प्रशांत जी, बिल्कुल, ये मानवता की मिसाल है, इंसानियत की भी ये मिसाल है। और कैसे एक ज़रूरतमंद के लिए एक ड्राइवर और कर्मचारी, जो महतारी एक्सप्रेस के ड्राइवर और कर्मचारी हैं, खुद कई किलोमीटर पैदल चले प्रसूता को कंधे पर लाद कर।
शुक्रिया विवेक आपका। आगे बढ़ते हैं खबर सुकमा से, जहां नक्सली कैंप ध्वस्त किया गया है। डीआरजी और एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए नक्सली कैंप को ध्वस्त किया और मौके से टेंट, पिट्ठू, आईडी, स्विच और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। भेजी थाना क्षेत्र के गोमपाड़ के जंगल से ये बरामदगी हुई है। पुलिस को देखकर मौके से भाग खड़े हुए नक्सली। तो ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। दरअसल ये सब सामान बरामद हुआ है नक्सलियों के पास से। नक्सलियों का कैंप ध्वस्त किया है डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने। मौके से टेंट, पिट्ठू, आईडी, स्विच और अन्य सामान भी बरामद किया है। खबर रायपुर से, मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना, हर घर को मिलेगा नल से जल। जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल देने की तैयारी। 42 लाख परिवारों को अब मुफ्त नल कनेक्शन देने की तैयारी की जा रही है। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने ये जानकारी दी है। तो मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत अब हर घर को जल, या ये कहें कि वहां पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने की व्यवस्थाएं की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल देने की तैयारी अब की जा रही है सरकार के जरिए। 42 लाख परिवारों को मुफ्त नल कनेक्शन दिए जाएंगे। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने यह महत्वपूर्ण जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। मरवाही उपचुनाव से पहले भूपेश सरकार ने आदिवासी बहुल जिला मरवाही के लिए खजाना खोल दिया है। इस खजाने को लेकर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि अभी तक 18 महीने तक सरकार को होश नहीं था। वहीं जोगी कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी और जोगी कांग्रेस के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया। उस चुनावी समर में पराजय के भय से इस प्रकार से विकास का पिटारा खुल रही है, विकास के नए आयाम वहाँ पर गढ़ने की कवायद कर रही है। केवल घोषणावीर साबित ही होगा। चुनाव से पहले केवल घोषणाएं करना ये कांग्रेस के फितरत में रहा है। ऐतिहासिक मतों से अमित जोगी जी वहाँ पर चुनाव जीतेंगे। राज्य सरकार के द्वारा सरकारी मशीनरियों को पूरा दुरुपयोग करने की पूर्ण आशंका है। हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भी इसकी शिकायत करने जा रहे हैं। पूरा मंत्रिमंडल लगातार वहां पर जाकर के प्रचार कर रहा है। इस सीट को जीतने के लिए पूरी प्रतिष्ठा कांग्रेस की लग गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई जो कोरोना कोविड महामारी के समय आपसी गुटबाजी के महामारी से जूझ रही है, गुजर रही है, उन्हें बहाना सूझ नहीं रहा है और उनको यह भाप चुके हैं वो कि यह चुनाव बहुत बुरे से हारने वाले और मरवाही चुनाव का हार का ठीकरा फोड़ने के लिए वो अभी से बहाना खोज रहे हैं। वहीं निगम मंडलों और प्राधिकरणों की दूसरी लिस्ट करीब करीब तय है। बस इंतजार आलाकमान की हरी झंडी मिलने का है। दूसरी सूची में 10 से 12 विधायकों को जगह मिल सकती है। अरपा और इंद्रावती विकास प्राधिकरण में 6 विधायकों को भी मौका मिल सकता है। दोनों प्राधिकरणों में 3-3 विधायक एडजस्ट किए जा सकते हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड और मंडी बोर्ड में 2-2 विधायक एडजस्ट किए जा सकते हैं। वहीं निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो गया है। लगता है कि जिस तरीके का तेज गति से बंदरबाट हो रहा है, कांग्रेस के जो आला कमान के नेता हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि आने वाले वर्ष 2023 में जब चुनाव होंगे तो ये कांग्रेस की सरकार फिर से प्रदेश में सत्तासीन नहीं होगी। इसलिए इस समय ही सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ पद से नवाजा जाए, इसी की तैयारी पीएल पुनिया जी यहाँ पर आकर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार का ना असंतोष है, ना किसी भी प्रकार की कोई बात है। आने वाले समय में जो भी निगम मंडलों में नियुक्ति की जाएगी वो भी कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कदम ताल करके जनहितैषी काम करेंगे। फूट और विद्रोह की बात भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में फिट बैठता है।
आगे बढ़ते हैं और आज उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकली। श्रावण भादो मास के क्रम में ये भगवान महाकाल की छठी सवारी है। इसके बाद 17 अगस्त को शाही सवारी निकाली जाएगी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के सभा मंडप में परंपरा अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह भगवान महाकाल के मनमहेश रूप का पूजन कर पालकी को नगर भ्रमण के लिए रवाना उन्होंने किया। मान्यता है कि भगवान खुद पालकी में बैठकर अपने भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। आज शाम 4 बजे शाही ठाट बाट के साथ अवंतिकानाथ का नगर भ्रमण शुरू हुआ और भगवान महाकाल चांदी की पालकी में मनमहेश व हाथी पर चंद्रमौलेश्वर रूप में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने लगे। आनंद निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये बेहद खास मौका होता है खासतौर से उज्जैन वासियों के लिए। क्या नजारा था, कहां से गुजरी महाकाल की सवारी? आनंद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महाकाल की सवारी निकलती है, मान्यता यही है कि बाबा महाकाल खुद अपने भक्तों का हाल जानने निकलते हैं और ये बाबा महाकाल की छठी सवारी थी। इसके बाद 17 अगस्त को एक सवारी अंतिम और शाही सवारी निकलेगी। लेकिन आज जिस तरह से बाबा अपने भक्तों का हाल जानने निकले हैं, तो रूट जो बदला हुआ रूट कोरोना वायरस को लेकर किया गया था, उसी रूट से निकली है। बाबा महाकाल की सवारी पहले मंदिर में पूजन के बाद निकली, उसके बाद हरसिद्धि मंदिर होते हुए महाकाल मंदिर पहुंची और इसी रूट से वापस फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फिर वापस मंदिर लौट आएगी। लेकिन एक भव्य नजारा यहाँ देखने को मिला, एक बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिला। लेकिन आम श्रद्धालुओं को फिलहाल इसमें जो है प्रवेश नहीं दिया गया। सिर्फ जो कोरोना काल को लेकर जो पहले से जो नियम निर्धारित किए गए थे उसी को लेकर जो है आज भी था। लेकिन जो है मंदिर समिति ने ये जो जरूर किया था कि जो श्रद्धालु अपने घर बैठे दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन दर्शन की जरूर व्यवस्था की गई थी। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें भी देखने को मिली हैं और कई जगह से बाबा महाकाल की ये सवारी गुजरी है। दरअसल मान्यता है कि बाबा महाकाल शहरवासियों का हालचाल जानने के लिए बाहर निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही।